अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट, दैट इज 4। ये हमारा लास्ट यूनिट है, इसके बाद हमारा कॉस्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारे 3 स्टडी नोट्स बतेंगे, हम उसको एक एक करके ढंग से पढ़ेंगे। इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ हमारा प्रोडक्शन और कॉस्ट वन ऑफ द टफेस्ट कॉन्सेप्ट में से आता है। बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है और वो हमने अच्छे तरीके से एक एक कर्व्स को कैसे क्यों हुआ, किस रीजन की वजह से हो, वो हमने पढ़ा। तो अब हम इसका लास्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट 4, इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का पता होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बात करता है कि भाई अगर आप अपने आउटपुट को बढ़ाते हो तो उससे मिलने वाली जो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हूँ, 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो मेरी जो रेंट मैं पे करती हूँ वो 10,000 रुपए रेंट करती हूँ। अगर मैंने अपने प्रोडक्शन को 30 या 50 में कर दिया, 30 या 50 यूनिट का कर दिया, तो भाई जो मेरी अब जो फिक्स कॉस्ट पहले 10 यूनिट पे एलोकेट होती थी, अब वो कितने यूनिट पे एलोकेट होगी, वो 50 यूनिट पे एलोकेट होगी, क्योंकि मैंने 40 से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, मेरी फिक्स कॉस्ट थी मेरी, मैं 10,000 रुपए का अपना रेंट पे करती थी, 10,000 रुपए का रेंट पे करती थी, जिसमें मैं 10 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तो भाई मेरे को 1,000 रुपए पर यूनिट का खर्चा पड़ता था। फिर मैंने क्या करा, मैंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, क्योंकि मैं चाहती हूं, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई बिजनेस, तो मैंने अपने आउटपुट को इंक्रीज किया। अब मैं कितनी 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। कितने यूनिट्स का, 50 यूनिट का, मतलब मैंने 40 से अपने आउटपुट को इंक्रीज कर दिया। तो भाई अब आपकी जो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट है वो क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। पर यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या आ रही है, 200 पर यूनिट, मतलब आपका पर यूनिट पे खर्चा पहले जो 1000 पड़ता था, अब वो कितना पड़ रहा है, 200 पर यूनिट। तो यही होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक एक स्केल बात करता है कि भाई जब हम बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं क्वांटिटीज का, तो इससे जो मिलने वाली जो हमारी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है, पहले से हमें कम बियर करनी पड़ती है। पर यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, बट कांट बी आ जीरो। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर द रिडक्शन इन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपका कॉस्ट वॉल्यूम आप बढ़ाते हो क्वांटिटीज का, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। When the output is carried on a large quantity, there are some advantage। obvious सी बात है, जब हम large बल्क क्वांटिटी में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें बहुत सारे एडवांटेज देखने को मिलते हैं। दिस एडवांटेज, इन एडवांटेज को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। भाई लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जब आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हो तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है कम आती है एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। These economics are divided into two types. They are internal economics and external economics. इन्होंने इसको क्या दो टाइप्स में कैटेगराइज किया। इंटरनल इकोनॉमिक्स मतलब इससे जब फायदा, जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो तो इसका फायदा आप इंडिविजुअल फर्म को हो रहा है, जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है उसी का फायदा इसमें हो रहा है। पर एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स मतलब पूरी इंडस्ट्री, जो आपको पता है इंडस्ट्री मतलब इस ग्रुप ऑफ फर्म्स, छोटी छोटी फर्म जब एक जगह इकट्ठा हो जाती है वो पूरे को क्या बनाती है, वो इंडस्ट्री मिलके बनाती है। अगर मैं बोले नंबर ऑफ फर्म्स इंक्लूड, नंबर ऑफ फर्म मिलके क्या बनाती है, इंडस्ट्री को बनाती है। आगे बात समझ में, इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आपने देखा होगा कि भाई जब हम किसी भी चीज को परचेज करने जाते हैं तो बोला जाता है कि अगर आप चांदनी चौक जाओ या मेनली कहीं भी थोक वाली होलसेल वाली दुकान में जाओ, जब आप बल्क क्वांटिटी में सामान लेके आते हो तो आपको वो सस्ता पड़ता है। बोलते नहीं बोलते, तो ऐसी प्रोडक्शन में भी है कि भाई आप पहले 10,000 रुपए, फॉर एग्जांपल आप अगर अपनी ट्यूशन आपने एक खोल रखा है या आपने एक ट्यूशन सेंटर या एक
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रखा है जो पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उनके पास मेनली 1000 बच्चे थे, 1000 बच्चे थे जिसके लिए वो कितना 50,000 रुपए रेंट पे करते थे, 50,000 रुपए रेंट पड़ते थे, तो उनको 5 रुपए पर यूनिट पर बच्चे पे पड़ता था कि 5 रुपए की कॉस्ट उनको बियर करनी पड़ती थी लाइन की पर बच्चे पे। पर जैसे जैसे उनके बच्चे 20,000 हुए तो उनकी जो कॉस्ट हुई वो क्या हो गई, कम हो गई। जो एलोकेट करा जब उन्होंने अपने खर्चे को पर बच्चे पे, वो पहले से कम आ रही थी। तो ये हमें फायदा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया जब फायदा आपको ही होता है, जो अपने बिजनेस को, मैंने अपने ट्यूशन को एक्सपेंड किया तो भाई फायदा मेरे को ही होगा और ट्यूशन को फायदा नहीं होगा। मैं अगर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही हूं तो भाई उससे फायदा मेरे को ही होगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। When a firm expands its size of business or increases its output, it gets some advantage. They are called internal economics. को क्या बोलते हैं हम? Internal economics. These internal economics are related to a single firm. ये किसके बारे में बात करता है? एक इंडिविजुअल फर्म, एक सिंगल फर्म के बारे में बात करता है, and not related at all other firms in the industry. मैंने बताया फर्म मिलके एक इंडस्ट्री को फॉर्म करती है। मतलब अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या है? नंबर ऑफ फर्म्स आर सम ऑफ, जब हम नंबर ऑफ फर्म्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो उसके अंदर वो हमारी इंडस्ट्रीज बन जाती है। ये हमारी इंडस्ट्री होती है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक्स। सबसे पहला क्या है? लेबर इकोनॉमिक्स। क्या है? लेबर इकोनॉमिक्स बेसिकली बात करता है कि जब हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क को अलॉट कर देते हैं, और जब वो काम को करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं कि भाई हमारी क्वालिटी इंक्रीज होती है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है, और साथ के साथ जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ वर्क, जो काम की जो स्पीड होती है वो इंप्रूव होने लगती है। हमने डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा था अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कि भाई अगर हम इंडिविजुअल्स को, वर्कफोर्स को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वर्क को देंगे तो वो उस काम को क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे, सही टाइम पे करेंगे और कम कॉस्ट में हमें करके देंगे। तो यहाँ पे लिखा है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन आर पॉसिबल मोर इन लार्ज स्केल ऑपरेशन। ये कहाँ पे होता है? लार्ज स्केल में हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स कैन स्पेशलाइज एंड डू द जॉब विच दे आर मोर सूटेड। क्योंकि लार्ज स्केल में क्या होता है, हर एक वर्क को अलॉट किया जाता है और हर एक वर्क के लिए अलग अलग बंदे को हायर किया जाता है, पर ऐसा स्मॉल स्केल में नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते कि हर एक बंदे से अलग अलग काम करा के हर एक बंदे की वेजेस को पे कर पाए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ वर्क बोथ इंप्रूव। जिससे कि क्या होता है, क्वालिटी और जो स्पीड होती है वर्क की वो बोथ इंक्रीज होती है, और साथ के साथ जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी घटने लगती है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल इकोनॉमिक्स बात करता है कि भाई जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो हाईली मशीन्स को क्या करती है, इंस्टॉल कर पाती है, जिनसे कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कम आती है। क्योंकि हमें पता है लार्ज फर्म्स फाइनेंशियली मोर स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू स्मॉल फर्म्स, और उनके पास वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स या फिर हाईली पेबल मशीन्स को क्या कर पाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल कर पाए। A large firm will able to install large capacity of machine in place of small size machine। वो क्या कर देती है, स्मॉल साइज मशीन को हटा के बड़ी बड़ी मशीन्स को लेके आती हैं। It is also adopt latest technique, और उनके पास पैसा होता है कि वो लेटेस्ट टेक्निक को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आती रहे। जैसे टेक्नोलॉजी आई, फिर
वो लेके आए, फिर टेक्नोलॉजी आई, फिर वो लेके आ गए, तो उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है। पर आगे जाके आप इसकी डिस इकोनॉमी देखोगे, एक डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा कि भाई आप बार बार टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हो, उसका भी क्या है, एक नुकसान है, आपको अभी वो देखने को मिलेगा। दिस विल गिव मैकेनिकल एडवांटेज ओवर स्मॉल फर्म्स एंड कॉस्ट विल बी मिनिमम। आपको पता है जब लेबर काम करते हैं, वर्कफोर्स, जब एक ह्यूमन काम करता है, मशीन काम करती है, तो मशीन ज्यादा तेजी से काम करती है एज कंपेयर टू मैनुअली वर्क। आगे बात समझ में। और हमें जो हमारा कॉस्ट की अगर हम बात करें, मशीनरीज में एक वन टाइम कॉस्ट आती है, पर हमें लेबर्स को हर महीने जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो ज्यादा पड़ती है एज कंपेयर टू हाईली पेबल मशीन्स। नेक्स्ट वन इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलता है कि भाई हमें डिसीजन मेकिंग में बड़े बड़े मैनेजर्स, हाईली टेक्निकल मैनेजर्स को लेके आना पड़ता है कि जिससे कि वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, उनकी मदद से हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, स्ट्रेटजी से ओवरकम कर पाते हैं। हाईली टैलेंटेड मैनेजर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल विल बी एम्प्लॉयड बाय लार्ज फर्म्स, क्योंकि भाई लार्ज फर्म्स है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रही है, तो उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी कंपनीज के अंदर ऐसे पर्सन चाहिए जो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, जो उनके लिए स्ट्रेटेजी बना सके, जो उनको लॉस से क्या कर पाए, ओवरकम करवा पाए। इट हैव्स टू मेक बेटर डिसीजन इन द प्रोडक्शन, और उनकी मदद से हम क्या करते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए का मेन वर्क क्या होता है, वो हमें प्रोडक्शन फील्ड में जो प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं कि भाई कैसे आप अपनी पर यूनिट की कॉस्ट को कम कर सकते हो और अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, मैं अगर दो फर्म्स की बात करूं, ए और बी, वो सेम टाइप का होमोजेनियस गुड, मतलब सेम टाइप के गुड बना रहे हैं, ये 5 रुपए में बना रहे हैं और ये 8 रुपए में बना रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ऑफकोर्स सी बात है, ये इसमें अपना प्रॉफिट भी जोड़ेंगे, ठीक है, और ये भी अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मार्जिन तो अपना ऐड करेंगे, पर तब भी आप देखना प्रॉफिट ऐड करने के बाद इनकी जो कॉस्ट होगी बी फर्म की, वो ज्यादा ही होगी, क्योंकि जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। मतलब कि भाई यहाँ पे हमारे कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट ने अपना दिमाग चलाया होगा, उन्होंने बोला होगा कि भाई आप कैसे अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो और कैसे आप मार्केट को अट्रैक्ट कर सकते हो टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, क्योंकि हमें एट लास्ट पता है कि कंज्यूमर वहीं पे जाएगा, वही गुड्स का कंज्यूम करेगा जिनकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो हमें कॉस्ट अकाउंटेंट मदद करते हैं हमारी कॉस्ट पर यूनिट को कम करने की। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग इकोनॉमिक्स। जब आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हो तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट आती है वो कम आती है, आपको कंसेशन, आपको डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और साथ के साथ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट विल बी लेस ड्यू टू लार्ज आउटपुट सेल्स। भाई अगर आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हो तो पहले से ही आपकी मार्केट बनी हुई है, आपको लोग जानते हैं, तो आपको इतना पैसा एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करना नहीं पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बी वेल ड्यू टू लार्ज आउटपुट सेल्स, और जिससे कि क्या होगा, आपका आउटपुट ज्यादा ही ज्यादा मात्रा में सेल आउट हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ये पॉइंट हमें बोलता है कि जो भाई लार्ज स्केल जो फर्म्स होती है, जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करती है, उनकी जो गुडविल होती है, उनके गुडविल पे बेसिस पे ही उनको इजीली लोन्स वगैरह, पैसा वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप देखोगे, अगर मुकेश अंबानी पैसा लेने जाता है एचडीएफसी बैंक के पास, ओबीसी बैंक के पास, एसबीआई बैंक के पास, तो भाई वो बोलेंगे कि भाई साहब हम आपके पास हाथ जोड़ रहे हैं, आप पैसा ले लो, क्योंकि उन्हें पता है, उनकी क्रेडिटेबिलिटी उनको पता है कि भाई अगर वो हमसे पैसा ले रहे हैं तो वो ब्याज के समेत हमको पैसा टाइम पे क्या करेंगे, लौटा देंगे, क्योंकि भाई उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो अच्छी है। उनको वो बोलेंगे भाई आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई सी भी सिक्योरिटी हमारे पास जमा कराओ, क्योंकि उनकी गुडविल है, उनकी मार्केट में उन्होंने एक रेपुटेशन बना रखी है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लार्ज फर्म्स विल एबल टू बोरो क्रेडिट इजीली, क्योंकि दे हैव द गुडविल, दीज फर्म्स विल बी एबल टू ऑफर सिक्योरिटीज एंड देयर गुडविल्स इन द मार्केट इनेबल देम टू बोरो एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उनसे रीजनेबल रेट चार्ज किया जाता है, जिनकी क्रेडिटेबिलिटी क्या होती है,
अच्छी होती है। दे ऑल्सो रेज कैपिटल बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर, और वो अपने कैपिटल्स को भी क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको मैक्सिमम रिटर्न दिखाई देता है। और अगर ऐसा पर्सन जिसकी गुडविल अच्छी है, जिनकी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है, तो वहां पे क्या इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए इजीली जो लार्ज फर्म्स होती हैं वो क्या कर पाती हैं, मनी को बोरो कर पाती है विदाउट फेसिंग एनी डिफिकल्टी। नेक्स्ट वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कि भाई आप पैसा खर्च कर रहे हो रिसर्च में, आपने एक डिपार्टमेंट बना रखा है रिसर्च एंड डिपार्टमेंट का, कि भाई जो मेन काम है उनका कि आपको फोरकास्टिंग करनी है, आपको रिसर्च करनी है, डीपली एनालिसिस करनी है कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो। और ये खर्चा वही बियर कर सकता है जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करे, जो लार्ज स्केल में ऑपरेट करें। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द रिसर्च। और ये किस पर डिपेंड करता है, रिसर्च पे डिपेंड करता है। जब हम क्या लेके आ रखे हैं, एक्सपर्ट्स लेके आ रखे हैं जिनका मेन काम है रिसर्च करना और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट करना, और उनकी जो फी होती है वो हाईली अफोर्डेबल फी नहीं होती है कि हर कोई अफोर्ड कर पाए, वो चार्ज करते हैं लाखों में, करोड़ों में। तो ये स्मॉल स्केल ये खर्चा बियर नहीं कर पाती है। ओनली लार्ज फर्म्स कैन अफोर्ड टू बियर द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। भाई जो लार्ज फर्म्स होती है उनकी अपने ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, जहां पे उनकी अपनी गाड़ियां होती हैं जिससे कि वो ट्रांसपोर्टेशन कर पाती है अपने गुड्स एंड सर्विसेज का। उनके अपने स्टोरेजेस होते हैं जहां पे वो इजीली अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्टोर कर पाते हैं, तो उनका जो खर्चा होता है वो कम होता है। पर अगर मैं स्मॉल स्केल की बात करूं, अगर वो किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भाई उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी, स्टोरेज कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की अवेलेबिलिटी हो पाना उनके पास मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं होते हैं। लार्ज फर्म आर एबल टू एंजॉय फ्लाइट concession from railway and road transport because a large firm who uses its own transport means and large vehicles as per unit transport cost will fall, जिससे कि per unit of cost क्या होती है, fall होती है, क्योंकि एक बार में हमारा पैसा लगता है, बाद में तो हमारा कुछ भी पैसा नहीं लगता, इसलिए पर यूनिट ऑफ कॉस्ट हमारी कम पड़ जाती है, कम होती रहती है। सिमिलर अ लार्ज फर्म कैन आल्सो हैव इट्स ओन स्टोरेज गोडाउन एंड कैन सेव स्टोरेज कॉस्ट, और वो क्या करती है अपने स्टोरेज गोडाउन बनाते हैं जिनकी जो स्टोरेज कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, वो उस कॉस्ट को बचा पाते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और चीजों पे उस चीज को इन्वेस्ट कर देते हैं, उस पैसे को जो वो स्टोरेज कॉस्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बचाते हैं। नेक्स्ट वन इज रिस्क बियरिंग इकोनॉमिक्स। ये बोलता है कि जो लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनकी मैनी डिविजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक कंपनी की, वो सोप में भी डील कर रही है, वो स्लीपर्स में भी डील कर रही है, वो क्लोथ में भी डील कर रही है, वो किड्स में भी डील कर रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी डील कर रही है या डील कर रही है। तो अगर उनको एक या दो यूनिट में लॉस भी हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें और यूनिट्स में और डिविजन्स में और प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो उससे क्या कर लेते हैं, उसको कंपनसेट कर लेते हैं, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। पर अगर जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं वो उनका एक ही बिजनेस होता है और उसी में उनको लॉस हो जाए तो उनको बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उनके बिजनेस में। जनरली लार्ज फर्म डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स में डीलिंग करना इनटू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। देयरफॉर इवन इफ देयर इन अ लॉस इन वन आइटम ऑफ गुड इट कैन बी कवर्ड बाय प्रॉफिट इन अदर गुड। तो उनसे क्या कर लेते हैं, वो उनसे मर्ज अप कर लेते हैं। अगर एक कंपनी है जिसको 1 लाख का लॉस हो रहा है एक यूनिट में, 2 लाख का लॉस हो रहा है एक यूनिट में, पर उनकी जो और 5 यूनिट्स में है उनको उसमें 5-5 लाख का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब 25 लाख का उनका प्रॉफिट हो रहा है और 3 लाख का उनका लॉस हो रहा है। तो पर ओवरऑल उनको 22 लाख का प्रॉफिट है अभी भी। तो 1-2 यूनिट के लॉस होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज, जैसे इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स। भाई आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड तो कर लिया, पर उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं फर्म्स को जो उनको झेलने पड़ते हैं जब वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा क्या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर देते हैं। देन दे हैव टू फेस सम लिमिटेशंस। These are
तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है मैनेजमेंट डिसइकोनॉमिक्स। ये बात करता है कि भाई अगर आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको वर्कफोर्स भी रिक्वायर्ड होगी लार्ज स्केल में, और टॉप लेवल के लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना, एक कंट्रोल बनाए रखना, क्योंकि हमें पता है जब आप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग माइंड के पर्सन्स होंगे तो उनके बीच में ईगो क्लैशिंग की प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये टॉप लेवल पे एक बर्डन हो जाता है। दिस इकोनॉमिक्स occur primarily because of increasing managerial difficulties with too large as scale of operation. It becomes difficult for the top management to exercise control and to bring about proper coordination. क्योंकि टॉप लेवल के ऊपर भी एक बर्डन इंपोज हो जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। तो ये भी नुकसान होते हैं कि अगर आप अपने स्केल को बढ़ाते ही जा रहे हो पर आप ये ध्यान नहीं रख रहे हो कि भाई कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वी कांट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल डिसइकोनॉमिक्स। मैंने आपको ये ऊपर एक एडवांटेज दिया गया था कि भाई अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाले बिजनेस या फर्म्स या कंपनी टेक्नोलॉजी को लेके आए जा रहे लेते आए जा रहे, हर एक टेक्नोलॉजी को जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ला रहे, फायदे तो है पर नुकसान भी है। अगर आप बार बार टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हो, ऑफकोर्स ये बात है आपकी स्केल बढ़े, आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, पर साथ के साथ आप ये भी तो देखो आपकी जो कॉस्ट होएगी वो भी तो बढ़ेगी। आप 6 महीने आए, नई टेक्नोलॉजी आ गई, फिर आप नई मशीन लेके आए, फिर नई टेक्नोलॉजी आई, फिर नई मशीन, फिर नई टेक्नोलॉजी आई, फिर नई मशीन, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी। लिखा हुआ है यहाँ पे इफ अ फर्म फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार चेंज करिए इन टेक्नोलॉजी एंड यूज न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मशीन इट में इंक्रीजेस कॉस्ट। ऑफ कोर्स ये बात है, नहीं शायद नहीं, बढ़ेगी ही बढ़ेगी आपकी कॉस्ट। आफ्टर अ सर्टेन लिमिट और एक लिमिट के बाद लार्ज साइज और वॉल्यूम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में आल्सो प्रूव डिसएडवांटेज। और एक टाइम के बाद जो आपकी मशीनरीज है वो आपको क्या डिसएडवांटेज प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट वन इज रिस्क बियरिंग डिसइकोनॉमिक्स। अगर आप सोच रहे हो कि आप ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट का होगा, नहीं बेटा, आपको ज्यादा रिस्क लिमिट में लेना है। ये नहीं कि आप रिस्क लेते जा रहे हो, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हो, पर आप ये भी तो देखो कि भाई लोगों की डिमांड प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, लोगों की फैशन चेंज हो सकता है। भाई चेंज फैशन में हो सकता है, लोगों की डिमांड चेंज हो सकती है, आपके सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो सकते हैं। तो भाई आपको अपने प्रोडक्शन को इतना भी नहीं बढ़ाना है कि आप उसके नुकसान देखना बंद कर दो, उसके नुकसान भी है। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग डिसइकोनॉमिक्स। ये बोल रहा है, ये पॉइंट हमें बताता है कि जब आपकी जो मार्केट्स होती है वो दूर होती हैं, बहुत ज्यादा दूर होती हैं, तो भाई आपको अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है और उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट को बियर करना पड़ता है, जो आपको लॉन्ग रन में क्या डिसइकोनॉमी या डिसएडवांटेज प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल डिसइकोनॉमिक्स। फाइनेंशियल डिसइकोनॉमी बोल रहा है कि भाई लॉन्ग रन में जो कंपनीज है, जो लार्ज फर्म्स होती है, जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रही है, उनको अमाउंट जब वो बोरो करते हैं तो उनको उनपे क्या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो उनको एट लास्ट क्या करता है, बर्डन इंपोज करता है उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे। वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहता क्योंकि वो उस टाइम पे लॉन्ग रन में क्या क्या चीज करेंगे जिससे कि वो अपने हर एक कॉस्ट को बियर कर पाए, तो उनको ये एक टाइप का बर्डन ही पड़ने लगता है। जब आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो आप पे बर्डन पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज। नेक्स्ट वन इज, अब हम इसको लॉन्ग रन के ऊपर पढ़ेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स और डिसइकोनॉमी मतलब एवरेज कॉस्ट को देखेंगे। शुरू में हमने पढ़ा था कि भाई जो लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट है वो यू कर्व का होता है। तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जब आपकी कॉस्ट कम है, जब आपकी कॉस्ट यहाँ तक जब आपकी कॉस्ट कम है तो भाई ये आपकी इकोनॉमी, ये आपका एडवांटेज है। पर जैसे जैसे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड द डिसइकोनॉमी, दैट इज नोन एज डिसएडवांटेज टू द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो लार्ज स्केल में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको यहाँ पे क्या होने लग गया, डिसएडवांटेज होने लगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है।
अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। फर्म इज अ यूनिट, द ग्रुप ऑफ फर्म्स, फर्म्स का जो ग्रुप होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली कॉटन इंडस्ट्री, तो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर जो जो छोटी छोटी फर्म होंगी वो मिलके एक इंडस्ट्री को फॉर्म करती है। व्हेन इंडस्ट्री इज एक्सपेंडेड दे आर सम एडवांटेज, ऑब्वियस सी बात है जब इंडस्ट्री क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी तो उसके कुछ एडवांटेज होंगे। दिस एडवांटेज आर एंजॉयड बाय ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री, और ये सारे के सारे एडवांटेज सारी की सारी जो फर्म्स है उसके अंदर सबको देखने को मिलेंगे। सो दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। दिस इकोनॉमिक्स आर ओपन फॉर ऑल द फर्म, मतलब ये इंडस्ट्री की बात करता है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल फर्म या सिंगल इंडिविजुअल कंपनीज की बात नहीं करता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। सबसे पहला है इकोनॉमिक्स ऑफ लोकलाइजेशन और सेंट्रल और कंसंट्रेशन। अगर जहां पे आपने फर्म, मतलब जहां पे जो फर्म है वहां पे अगर सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है तो वो बेनिफिट किसको मिलेगा, सारी की सारी फर्म। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी बैंक की फैसिलिटी, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी, लेबर्स इजीली अवेलेबल है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, पावर की फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी, रोड की फैसिलिटी, सब चीज की फैसिलिटी है। तो ये फैसिलिटी सबके द्वारा सारी की सारी फर्म्स के द्वारा एंजॉयड की जाएगी। These arrangement benefit all the firms located in that place। जो फर्म्स यहाँ पे लोकेटेड होगी उनको सबको ये फायदा देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड स्पेशलाइजेशन। अगर ये बात कर रहा है कि भाई अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप मेनली एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपने हर एक फर्म को उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क अलॉट कर दिया, तो भाई वो उसमें क्या होंगे, एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो जिससे कि उनकी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसका जो बेनिफिट है ऑल ओवर दी फर्म को देखने को मिलेगा। Production of goods can be spread into different parts and each firm may take one part of producing the goods according to their skill, according to their capability, according to their specialization. It will result in specialization and improve performance of each firm in the production. Mainly ये division of labor की बात कर रहा है कि भाई डिसाइड कर लो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है और इस प्रोडक्ट में जितने भी प्रोसेस लग रहे हैं अलग अलग फर्म्स को बांट दो और वो स्किल्स होंगी वो स्पेशलाइज हो जाएंगी, जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी और ये बेनिफिट आपको सबको देखने को मिलेगा। दिस डिविजन ऑफ लेबर हैव्स टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि आप ज्यादा मात्रा में आउटपुट को जनरेट कर पाओगे एट अ लो कॉस्ट। इकोनॉमिक्स ऑफ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सर्विस। अगर सारी की सारी फर्म्स मैं बात करूं इस एरिया के अंदर सेम चीज से डीलिंग करती है तो वो इजीली क्या कर पाती है, इंफॉर्मेशन शेयर कर पाती है। अगर एक को कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो सारे के सारे आपस में क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, सारे के सारे उस बेनिफिट को अवेल कर पाएंगे। All the firms in the area are dealing with the same goods. Information can be shared among the firms about raw material कि भाई मैं रॉ मटेरियल जो बाहर मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है पर यूनिट, मैं 40 रुपए का लेके आ रहा हूँ, तो आप भी वहां चले जाओ। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर हम सबको बांट देते तो सबको ये बेनिफिट देखने को मिलेगा, हर एक इंडिविजुअल फर्म्स को। मार्केटिंग स्किल लेबर की भाई जो लेबर वर्क कर रहे हैं भाई वो मेरे को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, बाहर मार्केट में 14,000 रुपए, तो आप यहां से ले सकते हो। Expenditure on this item can be reduced and this will be mutual advantage to all the firm, और ये एडवांटेज हर एक फर्म को देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ये बात कर रहा है जब सारी की सारी छोटी छोटी फर्म्स मिलके किसी चीज पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी तो भाई जो पर यूनिट को, जो पर फर्म को, हर एक फर्म को जो कॉस्ट पड़ेगी वो रिड्यूस पड़ेगी, उनका जो खर्चा होगा वो एलोकेट हो जाएगा और हर एक फर्म पे जो बर्डन होगा एक्सपेंडिचर का, रिसर्च पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो कम पड़ेगा एज कंपेयर टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कलेक्टिव रिसर्च बाय ऑल द फर्म्स ऑन न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी विल हेल्प रिड्यूस एक्सपेंडिचर। द फ्रूट्स ऑफ रिसर्च कैन बी एंजॉयड बाय ऑल द फर्म्स, और जो फ्रूट मतलब जो फल होगा किसका, रिसर्च का, जो रिजल्ट होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा वो हर एक फर्म इजीली एंजॉय कर पाएगी।
अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स को। अगर इंडस्ट्री ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया तो हमने कुछ एडवांटेज देखे, अब कुछ डिसएडवांटेज भी हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इंक्रीज इन द इनपुट प्राइसेस। भाई अगर इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही है मतलब डिमांड बढ़ रही है उनके गुड्स की, अगर डिमांड बढ़ रही है तो मतलब जो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, जो मतलब इनपुट फैक्टर इनपुट रिक्वायर्ड है, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब जब फैक्टर इनपुट की डिमांड बढ़ेगी तो भाई एकदम से जो उनके प्राइसेस हैं क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे, जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। लिखा है यहाँ पे व्हेन द इंडस्ट्री एक्सपेंड डिमांड फॉर फैक्टर इनपुट इंक्रीजेस। भाई जब इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही है तो मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो मतलब भाई आपको सप्लाई करना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो भाई उनके लिए जो उस पर्टिकुलर गुड को बनाने में जो रॉ मटेरियल जो फैक्टर इनपुट रिक्वायर्ड हो रहे थे तो भाई अब उनकी भी कॉस्ट क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। एज अ रिजल्ट द इनपुट प्राइस जैसे वेजेस, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंटरेस्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन शूट अप मतलब उड़ने लगेंगे, उनके प्राइस ऊपर की ओर आने लगेंगे। दिस कॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू राइज, जिससे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट वन इज प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ये मेनली बात करता है कि अगर एक जगह पे सारी की सारी फर्म्स मिलके बिजनेस कर रही है तो भाई जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, ये सारे के सारे जो डिमांड होगी वो बढ़ने लगेगी भाई। और जब डिमांड बढ़ेगी तो भाई उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स ड्यू टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इंपॉर्टेंट एडवांटेज है भाई कि भाई अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का से यूज करके कोई बिजनेस कर रहे हो और आप यूज करे जा रहे हो तो भाई यूज करने की भी तो एक हद होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो हम उनका प्रोडक्शन दोबारा नहीं हो सकता, वो लिमिटेड है, उनका हमें सही तरीके से ही यूज करना है। दिस इकोनॉमिक्स में ऑल्सो राइज ड्यू टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल, एग्जॉस्टिव मतलब ज्यादा मात्रा में जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। डबलिंग द फिशिंग फ्लीट में नॉट लीडिंग टू अ डबलिंग कैच ऑफ द फिश। भाई आप अगर मछली पकड़ने वालों को डबल कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मछलियां भी डबल हो जाएगी, नहीं, जितनी मछलियां होंगी आप उतनी ही पकड़ सकते हो। एक और एग्जांपल लिया, डबलिंग द प्लांट इन माइनिंग और एन ऑयल एक्सट्रैक्शन फील्ड में नॉट लीड टू अ डबलिंग ऑफ आउटपुट। भाई अगर आप सोच रहे हो कि आप ज्यादा लोग लगाने से आप अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज का क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो या ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, वो बढ़ जाएगा, नहीं बेटा, जितना हमारा आउटपुट होगा, जितना हमारा है लिटो डबलिंग ऑफ आउटपुट, इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा आउटपुट है वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, हम उनका ज्यादा मात्रा में अगर यूज करेंगे तो वही वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज दिस इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या बात कर रहा है कि भाई अगर हम एक प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बनने के लिए उसको ए प्रोसेस, बी प्रोसेस और सी प्रोसेस इससे गुजरना पड़ता है और ये हमारा प्रोडक्ट निकला सोप, भाई अगर ये एक दूसरे से साथ में जुड़े हुए हैं मतलब डिसइंटीग्रेटेड जुड़े हुए हैं तो भाई अगर एक में भी प्रॉब्लम निकली तो भाई आगे के जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्या लिखा है, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज डिसइंटीग्रेटेड अमंग वेरियस प्रोसेस एंड सब प्रोसेस। डिसइंटीग्रेटेड मतलब जुड़े हुए हैं, इट में प्रूव डिसएडवांटेज आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, और ये कुछ टाइम बाद, एक लिमिट के बाद ये आपको हानि पहुंचाना शुरू कर देंगे। द प्रॉब्लम एंड फॉल्ट इन एनी वन यूनिट में क्रिएट limit. The problem and fault in any one unit may create problem for the whole of the industry, जिससे कि whole industry को सफर करना पड़ेगा। Coordination among different concerns also poses a problem. Coordination among different concerns, और उनके बीच में coordination ना होना ये भी एक problem को create करता है। और अगर मैं external economics का अगर डायग्राम देखूं तो ये ऐसा बनेगा, ये हमारा LAC1 है, सिंपल ये हमारा LAC1 है, पर अगर हमें इकोनॉमिक्स हो रही है मतलब कि भाई जहां पे हमारी कॉस्ट आ रही तो LAC2 हो गया, पर जैसे जैसे हमारे एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी तो हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ने लग गई, आउटपुट बढ़ रहा है तो भाई कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, as a result of external economies the LAC curve of the
firm shift downward. It is shown in the diagram below the F because of external economy. LAC curve shift toward LAC 1 to LAC 2. पर अगर मैं बात करूं external diseconomy तो वो LAC 1 से LAC 3 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. आगे हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज रेवेन्यू. बहुत छोटा सा है. रेवेन्यू, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब इनकम, जो पैसा आपको मिल रहा है बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट. हमने प्रोडक्शन में पढ़ा कि भाई एक जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स का प्रोड्यूस कर रहा है. कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा कि भाई प्रोडक्शन करने के लिए वो कॉस्ट बियर कर रहा है. अब उस कॉस्ट में जो उसका लगा है प्रोडक्शन करने में, और उसमें वो अपना अगर मार्जिन ऐड कर दे तो वो अपने पैसे को कमा रहा है. लिखा है यहाँ पे, इट इज द income obtained by the firm or producer by the sale of goods and services in the market. तो इसके अंदर हमें 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू मतलब सारे के सारे आउटपुट को सेल करके जो भी आपका पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू. द सम ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल रेवेन्यू. अगर मैं मार्जिनल को ऐड कर दूं, ये मत पढ़ो, अभी मैं समझाऊंगी आपको कि मार्जिनल रेवेन्यू क्यों बोला है यहाँ पे, कि जब मैं मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड कर दूं तो टोटल रेवेन्यू निकल जाता है. नेक्स्ट वन इज एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू बात करता है कि पर यूनिट ऑफ रेवेन्यू हमारा कितना आया, कि भाई मैंने जब 1 यूनिट करी तो मेरा कितना की रेवेन्यू आया, जब मैंने 2 यूनिट करी तो पर यूनिट दूसरी यूनिट से मेरा कितना पैसा है, तीसरी यूनिट में तीसरी यूनिट से मेरा कितना पैसा आया. दैट इज कॉल्ड द एवरेज रेवेन्यू. इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट टू बी सोल्ड इन द मार्केट. व्हेन द टोटल रेवेन्यू को हम डिवाइड करते हैं विद द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, तो हम AR को क्या कर लेते हैं, मिल जाता है. इसका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी ऑफ सोल्ड. मार्जिनल रेवेन्यू सबको बताया है. मार्जिनल रेवेन्यू एक और बार फिर मार्जिनल आया. रेवेन्यू मार्जिनल मतलब चेंज. किसमें चेंज? टोटल के. किसके? टोटल के बगल वाले के. दैट इज रेवेन्यू. एक एडिशनल यूनिट को क्या पैसा कब आएगा? सेल करके. एक एडिशनल यूनिट को सोल्ड आउट करके जो चेंज आ रहा है मेरे किसमें? टोटल रेवेन्यू में. दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू. इट इज द एडिशनल रेवेन्यू ऑब्टेन बाय द फर्म और प्रोड्यूसर बाय सेलिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ अ थिंग और वन मोर यूनिट ऑफ अ थिंग. कि भाई जो एक एडिशनल यूनिट को बेचने में जो उसका चेंज आ रहा है टोटल यूनिट रेवेन्यू में, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू. द चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू. या तो हम चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या फिर टोटल रेवेन्यू में नीचे वाले में से ऊपर वाले को अगर माइनस करें, इससे भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आता है. अब ध्यान से देख रहा है, ये 2 कॉन्सेप्ट है. रेवेन्यू कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट. 2 मार्केट बोली गई है. मार्केट का चैप्टर आगे है, पर यहां पे एक बार समझ लेना. एक होती है परफेक्ट मार्केट, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जो होमोजेनियस गुड को सेल आउट करती है, मतलब जो बिल्कुल डिट्टो कॉपी ऑफ गुड्स, मतलब सारे के सारे गुड्स सेम होती है. अगर आपने देखा कि मार्केट में ये गुड्स क्या है, सेम है, पर इनकी जो कॉस्ट है वो अलग अलग मिले, तो आप कहां जाओगे? जहां पे कम कॉस्ट होगी, जो कम अमाउंट पे सेल कर रहा है. तो इसलिए जो सारे के सारे सेलर्स है, जब वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं तो वो हर एक गुड का सेम प्राइस चार्ज करते हैं. तो अगर मैं बात करूं, मैं ज्यादा क्वांटिटी को सेल कर रही हूँ, ज्यादा क्वांटिटी 3 से 4, 4 से 5, तो पर हमारा जो प्राइस है वो क्या है? बिल्कुल कांस्टेंट है ड्यू टू परफेक्ट मार्केट. यहाँ पे जो हम गुड सेल आउट कर रहे हैं वो होमोजीनियस गुड है, बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी है ईच अदर. हम यहाँ पे अपने प्राइस ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, प्राइस में को बढ़ा नहीं सकते हैं, कम कर सकते हैं पर प्राइस को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे और गुड्स होमोजीनियस है तो आपके जो कस्टमर है वो उस गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जहां पे उनको प्राइस कम पे करना पड़ रहा है. अब हम इससे अगर अपना टोटल रेवेन्यू निकाले, 1 into 10, 10, 2 into 10, 20. जब मैंने 3 आउटपुट को
सेल आउट करा और प्राइस कितना है 10 है तो 30 मेरी रेवेन्यू आई। जब मैंने 4 यूनिट्स को सेल आउट करा तो 40, जब मैंने 5 यूनिट्स को सेल आउट करा दैट इज 50। तो हमने देखा जो हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है वो बिल्कुल कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो जिससे हमारा जो मार्जिनल रिटर्न रेवेन्यू है वो भी बिल्कुल सेम आएगा कांस्टेंट, क्योंकि आपका प्राइस बिल्कुल सेम है, क्योंकि आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डील कर रहे हो जहां पे होमोजीनियस गुड्स सेल आउट करते हैं, वहां पे आप अपने प्राइस को बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने अपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो आपके कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स देयर प्रोडक्ट जहां पे उनको कम प्राइस पे करना पड़े। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का दो फॉर्मूले थे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय में चेंज इन टोटल क्वांटिटी। अगर मैं देखूं 10 1 दैट इज 10, पर अगर मैं आगे जाऊं 10 से 20 का चेंज आया तो 10 का चेंज आया, और 2 से 3 दैट इज 1, तो ओवरऑल 10। ये हमारा था एक फॉर्मूला। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले से निकालू टोटल रेवेन्यू 10 0 10, 20 में से 10 गया तो 10, 30 में से 20 10, 40 में से 30 10, 50 में से 40 दैट इज 10। तो देखा हमने मार्जिनल रेवेन्यू दोनों फॉर्मूले से निकालने में सेम ही आते हैं। चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय में चेंज इन टोटल क्वांटिटी ऑल्सो सेम, या फिर MRN माइनस में MRN माइनस 1। अब मैं बात करूं एवरेज रेवेन्यू की कि भाई आप पर यूनिट ऑफ रेवेन्यू कैसे कमा रहे हो। अगर मैंने 1 यूनिट सोल्ड करी तो 10, 2 यूनिट करी तो 10, 3 यूनिट करी तो 10, 4 यूनिट करी तो 10, 5 यूनिट करी तो 10, मतलब कि भाई अगर आप 1 यूनिट सेल कर रहे हो तो तब भी 10 प्राइस है, 2 यूनिट सेल कर रहे हो तो तब भी 10 प्राइस है। इससे हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि आप हर एक यूनिट को क्या कर रहे हो 10 रुपए से सेल आउट कर रहे हो। अगर मैं इसका कर्व देखूं AR और MR का, यहाँ पे आपकी AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस, ये तीनों क्या होते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं। जितना आपका प्राइस है उतना ही आपका एवरेज रेवेन्यू है, उतना ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, क्योंकि जो आपका चेंज आ रहा है टोटल प्रोडक्ट में वो बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि आपका जो प्राइस है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, बिकॉज यू आर डीलिंग इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वेयर होमोजीनियस गुड्स आर सोल्ड आउट। तो हमारा इस केस में जो हमारा प्राइस AR इज इक्वल्स टू MR होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल टू OX axis. In the above diagram, AR is equal to MR curve is parallel to OX axis because the price is constant in this market. पर अगर मैं बात करूं imperfect market की, तो वहां पे जो प्राइस होते हैं वो गुड्स के वो फ्लक्चुएट होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अगर डिमांड बढ़ रही है तो आपके प्राइस कम होते हैं, पर अगर डिमांड कम हो रही है तो आपके प्राइस बढ़ेंगे। In the imperfect market, the price is changed. When the seller wants to increase the sale, he must reduce the price. अगर सेलर चाहता है कि भाई वो अपनी सेल को बूस्ट अप करे, इंक्रीज करे, then he have to reduce the price. That is law of demand. When the price is decreased, the average revenue and the marginal revenue are also decreased. This can be shown by the following schedule. ये हम ऐसे यहाँ पे पढ़ के नहीं देखेंगे, हम अपने टेबल से समझेंगे कि एक्चुअली में ये होता है कि भाई जब आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा हो तो आपकी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो रहा हो, फॉल हो रहा हो। तो हमने देखा कि जैसे जैसे मैं अपने आउटपुट को बढ़ा रही हूं सेल आउट करने के लिए, तो भाई मेरे कमोडिटी के प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मोर डिमांड लेस प्राइस, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। आप मोर एंड मोर क्वांटिटी को तभी सेल आउट करोगे, एक कंज्यूमर तभी परचेज करना पसंद करेगा जब उसके प्राइस कम होंगे। तो हमने देखा टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 10, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 6 30। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। पर अगर मैं बात करूं अपने मार्जिनल रेवेन्यू के कि भाई एक एडिशनल यूनिट को सेल आउट करके जो मेरा रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखा मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेरे 10 का चेंज आया, फिर मेरे 8 का चेंज आया, फिर मेरे 6 का चेंज आया, फिर 4 का चेंज आया और देन 2 का
चेंज आया। तो मैंने देखा कि मेरा जो चेंज आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू वो दिन पे दिन घट रहा है, पर जीरो कभी नहीं होगा कि भाई आपने कोई गुड का सेल आउट करा और आपने जीरो रेवेन्यू कमाई, ऐसा नहीं होगा। हाँ, पर ऐसा हो सकता है कि भाई आपने कोई भी क्वांटिटी नहीं सेल करी तो आपका रेवेन्यू बिल्कुल जीरो। अब मैं बात करूं एवरेज रेवेन्यू की कि पर यूनिट ऑफ रेवेन्यू सोल्ड करके आपने कितनी कमाई की। भाई अगर आपने एक यूनिट को सोल्ड करा तो उसकी पर यूनिट ऑफ रेवेन्यू कितनी है, क्योंकि आपका प्राइस कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। 10 इंटू 18, अगर मैं 18 को डिवाइड करूं 2 से तो 9, 24 को 3, 7, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो डाउनफॉल ही हो रहा है, पर ज्यादा तेजी से कौन हो रहा है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। पर अगर हम इसके कर्व को इसको देखें तो भाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं नीचे की ओर, एवरेज रेवेन्यू भी और मार्जिनल रेवेन्यू भी। पर मार्जिनल रेवेन्यू आपका ज्यादा तेजी से क्या कर रहा है, घट रहा है, और वो एक पॉइंट के बाद जीरो हो गया और फिर नेगेटिव भी हो गया। तो ये हमारा कर्व था एआर का और एमआर का, क्योंकि जब आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा होता है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू और आपका एवरेज रेवेन्यू भी गिर रहा होता है नीचे की ओर, पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा तेजी से गिरता है एज कंपैरिजन टू एआर। तो आपके यहाँ पे आप थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट फिनिश होता है। अब आपका नेक्स्ट स्टडी नोट जो स्टार्ट होगा उससे पहले हम अपने इसके एमसीक्यूज कवर करेंगे, सारे के सारे फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, सब एक चीज को कवर करेंगे।